गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम सदिशों का वियोजन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टडी करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है, इस पर हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। एक बॉक्स है जिस पर हमने एक फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। हमने इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या होगा? इस बॉक्स पर एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लगेगा जो इसको ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा, और एक इसको आगे की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। इस बॉक्स पर हम यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा? ये बॉक्स ऊपर भी जाने का प्रयास करेगा और आगे भी जाने का प्रयास करेगा। किसी भी चीज़ पर हम ऐसे किसी एंगल पे कोई फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो दो डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ और आगे, दोनों डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं या दो घटक हैं। एक ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सिस पे और एक आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल एक्सिस पे जो इसको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। एक वर्टिकल जिसे हम Fy से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पे या एक्स एक्सिस में जिसे हम Fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस फोर्स के दो घटक हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस प्रकार कंपोनेंट्स में तोड़ना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या सदिश का वियोजन कहलाता है। जैसे मान लो यदि ये फोर्स यहाँ पे थीटा एंगल पे है तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा। हम कंपोनेंट तोड़ना देखते हैं, अलग डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई फोर्स लग रहा है एफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। हमें उन कंपोनेंट की यदि वैल्यू फाइंड करनी हो तो देखो, सबसे पहले हम इनके पॉइंट के नाम डिनोट कर लेते हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ए सी डी। यदि हम ट्राइंगल ए सी डी की बात करें, इस ट्राइंगल में ये है थीटा, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये है कर्ण या हाइपोटेन्यूज एच। यदि हम इसमें कोस थीटा की वैल्यू लिखें, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण बी अपॉन एच। ये है इसका आधार या बेस, क्या है? एडी। और कर्ण ये एच क्या है? एसी। यही होगा कोस थीटा। यानी कि कोस थीटा इक्वल्स टू एडी किसके इक्वल है? एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट के, यानी कि एफ एक्स के। और एसी किसके इक्वल है? एसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, यह है एसी। अपने जो ओरिजिनल फोर्स लग रहा था उसी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि अपॉन एफ। तो यहाँ से एफ एक्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या आएगा? यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इंटू कोस थीटा, यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा। यदि हम इसमें साइन थीटा लिखें, साइन थीटा
लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एच। तो सी डी परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन ए सी साइन थीटा। सी डी क्या है, ए बी के इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल हैं। ए बी क्या है, इस फोर्स का वाई एक्सिस में या वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो ए बी इक्वल होगा सी डी के, यानी कि ये भी क्या है, सी डी किसके इक्वल है, एफ वाई के, और ए सी फोर्स के एफ के इक्वल है। तो यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा, और वर्टिकल में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। और ये फोर्स इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा, यानी कि इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये फोर्स एफ इन्हीं दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इसी फोर्स से बने हैं। इस एफ के दो कंपोनेंट हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो यदि हमें एफ दिया हुआ हो और कंपोनेंट निकलवाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कोस थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। और मान लो हमें कंपोनेंट डायरेक्ट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो एफ होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। फोर्स दिया हुआ है, कंपोनेंट ऐसे निकाल सकते हैं। यदि कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी हुई है और फोर्स निकलवाना चाहे तो फोर्स होगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स क्या है, एफ कोस थीटा, और एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा। यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो देख लो मैग्नीट्यूड वही आएगा, वेक्टर का स्क्वायर। दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये एफ वाई इस डायरेक्शन में है, एफ एक्स इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, यानी कि कोस थीटा तो 0, यानी कि आगे वाली तरफ 2f1 f2 कोस थीटा वो तो हो जाएगा 0। सिर्फ क्या बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एफ का जो मैग्नीट्यूड है अंडर रूट, इन दोनों में से यदि हम एफ स्क्वायर कॉमन ले लें, एफ स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, यानी कि किसके इक्वल आ गया, फोर्स के एफ के। ये हमने इसको इक्वल प्रूव किया है, यानी कि हम कह सकते हैं जो कि फोर्स है वो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इन दोनों के समेशन से मिलकर बनता है। यदि हमें कंपोनेंट दिए हुए हैं तो हम एफ एक्स और एफ वाई दिए हुए हैं तो एफ लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट दिए हुए हैं तो हम वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ एक्स का वेक्टर प्लस एफ वाई का वेक्टर। और यदि वो फोर्स दिया हुआ है, वो वेक्टर दिया हुआ है, तो उसके कंपोनेंट वेक्टर इंटू कोस थीटा प्लस और वर्टिकल कंपोनेंट वेक्टर इंटू साइन थीटा। लेकिन इसको रटना नहीं है, ऐसे न देकर हमें मान लो हमें इस तरीके से दे दिए, ये कोई फोर्स है एफ, यह है एंगल थीटा। तो अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यदि हमें फोर्स दिया हुआ है तो हम वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट। हमें क्या ध्यान रखना है, पिछली बार क्या था, इस तरीके से था, ये फोर्स लग रहा था, ये एंगल थीटा दिया हुआ था।
इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो एफ कोस थीटा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया वो एफ साइन थीटा। लेकिन अब की बार इधर कंपोनेंट एफ कोस थीटा नहीं आएगा। जिस साइड एंगल दिया हुआ है उस साइड का एंगल आएगा कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके, यानी कि ये होगा एफ कोस थीटा और ये दूसरा कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो हमेशा ये याद नहीं रखना है कि एंगल कहीं भी दिया हुआ हो और हम हॉरिजॉन्टल कोई कोस थीटा लिख रहे हैं। जिस साइड एंगल दिया हुआ है उससे जुड़ी हुई एक्सिस का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कोस थीटा से मल्टीप्लाई होके और दूसरे का आएगा साइन थीटा से। जैसे यहाँ पे इस साइड एंगल है तो इससे जुड़ी हुई एक्सिस से एफ कोस थीटा और दूसरी का एफ साइन थीटा। तो अब आगे से डायरेक्ट याद रखना है, हमें कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और उसके कंपोनेंट लिखवाता है तो जिस साइड एंगल है उस साइड इंटू कोस थीटा और दूसरे साइड इंटू साइन थीटा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे, कोई ए वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और हमें इसके कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई निकालने हैं। डायग्राम हमें दिया हुआ है, ये वेक्टर है मान लो 4c है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। हमें एफ एक्स और एफ वाई निकालने हैं। एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। एफ एक्स कितना होगा, डायरेक्ट एफ एक्स होगा जिस साइड एंगल है उसी डायरेक्शन में है तो एफ एक्स एफ कोस थीटा होगा। एफ की वैल्यू एफ एक्स होगा एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 यानी कि 10 इंटू √3/2, 2 से ये 5 बार यानी कि 5√3। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 5√3 न्यूटन। यदि वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, एंगल इस साइड है ये दूसरी एक्सिस पे है तो दूसरी एक्सिस वाला क्या आएगा एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया 5√3 न्यूटन और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया 5 न्यूटन। इस तरीके से हम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं किसी वेक्टर को। और हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। ये इस डोरी में टेंशन है T1 तनाव बल और इसमें टेंशन है T2। हमें T1 और T2 के वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं। मान लो T1 की वैल्यू है 20 और T2 की वैल्यू है 40 न्यूटन। हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला टेंशन फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला टेंशन फोर्स Tx और Ty की वैल्यू हमें निकालनी है। टेंशन T1 दिया हुआ है 20 न्यूटन जो यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पे है। टेंशन T2 दिया हुआ है 40 न्यूटन जो यहाँ से 53 के एंगल पे दिया हुआ है। हमें Tx और Ty की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में टेंशन और वर्टिकल में टेंशन की वैल्यू तनाव बल की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें। इधर Tx इस डायरेक्शन में T1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। T1 जहाँ से जुड़ा हुआ है उसके साथ एंगल कौन सी एक्सिस के साथ है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि इसका कोस कंपोनेंट आएगा इसमें और साइन वाला आएगा इसमें, यानी कि इधर क्या आएगा T1 कोस थीटा
और इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, T1 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना है 37 इसके लिए। यदि हम T1 कोस थीटा और T1 साइन थीटा की एक बार इसी के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 कोस थीटा T1 की वैल्यू कितनी है 20 और कोस थीटा की वैल्यू देखो, यदि कोई ट्राइंगल है इस टाइप से, जैसे मान लो ये साइड है 3, ये है 4 और ये है 5, छोटी साइड के सामने का एंगल छोटा होगा, यानी कि ऐसा यदि ट्राइंगल है तो इसमें ये 37 डिग्री, ये बड़ी साइड है इसके सामने वाला ये 53 होगा। यदि किसी ट्राइंगल की साइड 3, 4 और 5 हैं तो उसमें बनने वाले एंगल 37 और 53 होंगे और तीसरा 90 डिग्री होगा। यदि हम यहाँ से कोस कितना है 37, कोस 37 की यहाँ से वैल्यू लिखें, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, ये है 3 बेस इसका और कर्ण कितना है 5, 20 इंटू 3/5। यहाँ से कोस 37 की वैल्यू, एक सेकेंड, ये एंगल ये है अपना एंगल 37, तो बेस ये होगा यानी कि 4/5। हम 37 की वैल्यू लिख रहे हैं तो हमेशा जो एंगल दिया हुआ होता है वो किससे कनेक्ट होता है, आधार से और कर्ण से, यानी कि ये होगा हमारा आधार, ये होगा अपना बेस, तो 4/5 होगी कोस 37 की वैल्यू। 5 से ये 4 टाइम्स तो कितना आएगा 16 न्यूटन। T1 कोस थीटा 16। यदि हम T1 साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो 20 और साइन 37, 20 साइन 37 यहाँ से, ये है परपेंडिकुलर तो 3/5, 4 बार कैंसिल तो कितना आएगा 12 न्यूटन। इसकी वैल्यू आ गई 16 और इसकी आ गई 12 न्यूटन। अब हम टेंशन T2 की बात करें, टेंशन T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे की तरफ, यानी कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे और एक नीचे की तरफ, एक वर्टिकल में नीचे की तरफ होगा और हॉरिजॉन्टल वाला इसी डायरेक्शन में होगा। एंगल 53 हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कनेक्ट है, यानी कि इस साइड वाला आएगा T2 कोस थीटा और इस साइड वाला आएगा T2 साइन थीटा। यदि T2 कोस थीटा की वैल्यू लिखें, T2 कितना है 40, कोस 53 की वैल्यू ले रहे हैं तो अब की बार बेस कौन सा होगा, ये कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5। अब की बार कोस 53 की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 40 इंटू कोस 53, तो 40 इंटू कोस 53 की वैल्यू 3/5, 540 से 8 बार कैंसिल तो कितना आएगा 24 न्यूटन। और T2 साइन थीटा, T2 की वैल्यू कितनी है 40 और साइन 53 कितना आएगा 4/5, यानी कि कितना 32 न्यूटन। यदि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स की बात करें तो एक है T1 कोस थीटा, एक है T2 कोस थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन होगा Tx वो टोटल कितना होगा, T1 कोस थीटा जो कितना है 16 और T2 कोस थीटा जो कितना है 24, यानी कि टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स वो होगा 40 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है T1 साइन थीटा, नीचे की तरफ है T2 साइन थीटा। T1 साइन थीटा 12 है, T2 साइन थीटा 32 है। नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है 32 है और ऊपर वाला 12 है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक नीचे की तरफ -y एक्सिस में, एक +y एक्सिस में, तो दोनों
माइनस होंगे, टी वाई लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा और कितना लगेगा 32 माइनस 12 है यानी कि 20 न्यूटन। ये हम बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजेंटल में फोर्स 40 न्यूटन प्लस एक्स में, और वर्टिकल वाला माइनस वाई में लगेगा और कितना लगेगा 20 न्यूटन। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना होता है 1, और ये डायरेक्शन बताने के, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हम इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश को डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? डायरेक्शन वेक्टर। देखो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास क्या होगा? एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन, यानी कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यही होता है वेक्टर क्वांटिटी। उसके पास एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है, यानी कि किसी वेक्टर को, ए वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। किसी भी अल्फाबेट के ऊपर यदि कैप लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि वो एक यूनिट वेक्टर को, एकांक सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी सदिश दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और डायरेक्शन ए कैप से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए कैप या यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, यानी कि कोई भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, यदि हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर हमें निकालना हो तो हम वो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को। हमें यदि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। यदि एक वेक्टर दिया हुआ है, हमें इसका यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश निकालना है, तो एकांक सदिश क्या होता है? वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? ये एक वेक्टर है जिसके दो कंपोनेंट हैं, ये एक्स डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन का। हमने देखा था इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो 2a1 2 cos थीटा वाली टर्म तो 0, क्योंकि cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। आगे वाली टर्म तो cos की वैल्यू 0, इसलिए 0 हो जाएंगी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। हमें ए कैप लिखना है। ए कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5।
3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, यही होगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या लंबवत एकांक सदिश, परपेंडिकुलर या लंबवत एकांक सदिश। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? हमें पता है कि 3 डायरेक्शन होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, नेचर है वो 3D में होता है, यानी कि 3 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई और एक जेड। स्पेस में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या लंबवत एकांक सदिश 3 होते हैं, एक एक्स एक्सिस में जिसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस में एक ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड या जिसका परिमाण 1 हो, उसको एक्स डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एक्स एक्सिस में है मैग्नीट्यूड या परिमाण 1 है, तो एक्स एक्सिस में या एक्स डायरेक्शन में एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 है, वो एक्स एक्सिस में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। वाई एक्सिस में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है या परिमाण 1 है, उसको हम वाई डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसे जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण या मैग्नीट्यूड 1 है, उसको जेड डायरेक्शन में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं और इसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में और के कैप जेड डायरेक्शन में। इन सब का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इस क्लास में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगली क्लास में हम इन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।